स्टूडेंट्स, आज हम लेंस मेकर फार्मूला करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझें। अब इसे हम कोई भी एक लेंस ले लेते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉनकेव लेंस। सपोज़ हम लेते हैं एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टू सरफेसेस होते हैं जो कि कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं, जैसे कि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसको हम ओनली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लें। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये टू सरफेस से बना हुआ है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक का R1 है, एक का R2 है। R1 एंड R2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब L1 लेंस हम इसको L1 मान लें फर्स्ट केस, और सेकेंड को सरफेस को L2 ले लें। L1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और L2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। अब अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस में कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट में ले लें, सपोज इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है वो, अब हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि इसमें सिर्फ एक सरफेस है, ओनली वन सरफेस प्रेजेंट हियर, L1 सरफेसिस। अब इससे कैसे इमेज फॉर्म होगा? यहाँ से हम एक इंसिडेंट रे भेज दिए, यहाँ ये इंसिडेंट हो गया। अब L2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर इसका इमेज सपोज ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये I1 प्लेस पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हमने इसके पहले क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला था म्यू अपॉन वी, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर फॉर सरफेस L1। अगर L1 सरफेस के लिए सोचें तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u सपोज कर लें और जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है इस डिस्टेंस को v1 ले लें, तो इस फार्मूला से हम कर सकते हैं म्यू अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r को हम ले लेते हैं R1, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 लिए। दूसरा चीज़, यहाँ पे ये जो म्यू है ये a म्यू जी है, यहाँ पे म्यू जो है वो a म्यू जी है, इसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया। AR2 ग्लास में जब कोई लाइट रे पास होती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम a म्यू जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने इस केस में ये माना है कि सेकेंड जो सरफेस है L2 वो प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मान लो सेकेंड सरफेस भी प्रेजेंट होगा, वो तो है ही प्रेजेंट, तो उस केस में क्या होगा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस L2। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा समझना है। यहाँ से जब इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे एक सरफेस और है L2 का, तो इसको और ये बेंड करेगा, तो बेंड करेगा तो ये इस तरह से यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा। सपोज ये आई में इसका फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इमेज कौन सा होगा। ऑब्जेक्ट से जो भी रे निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, तो यहाँ पे इस केस में इस रे के लिए इंसिडेंट रे ये है जो लेंस के अंदर में जो दिख रहा है, ये दिस इज इंसिडेंट रे। तो इधर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस में I1 में मीट कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सेकेंड केस में ये I1 जो पोजीशन है ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो v1 होगा। मीन्स u को हम क्या ले लेंगे, u इज इक्वल टू v1। और अगर ये फाइनल इमेज जो फॉर्म हुआ है इसको हम v ले लेते हैं, तो v का वैल्यू तो v रहेगा। एक चीज़ और, यहाँ पे हमने बताया था AR2 ग्लास। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे ग्लास में है, ग्लास के अंदर है, मीन्स लेंस के अंदर है, और ये बाहर आ रहा है एयर में। तो यहाँ पर g म्यू a मीन्स जो म्यू का जो वैल्यू होगा
जी म्यू ए हम उसको लेंगे तो जी म्यू ए जो होता है 1/a म्यू जी के इक्वल होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या इसको हम उल्टा ही बोल सकते हैं ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। मतलब जो भी ग्लास टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका रेसिप्रोकल ग्लास टू एयर होगा। मतलब हम यहाँ पर म्यू को 1/म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जी म्यू ए इज इक्वल टू 1/a म्यू जी या 1/म्यू ले लें। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल सरफेस, इसमें हम लोग जो चेंजेस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया कि म्यू के प्लेस में हम 1/म्यू लेंगे अपॉन वी के प्लेस में तो वी रहेगा इज इक्वल माइनस 1/u। तो 1/u में क्या हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो I1 में होगा, तो उस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी म्यू है तो यहाँ भी 1/म्यू माइनस 1। और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सेकेंड सरफेस के लिए R2 होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोग को समझना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जब L2 सरफेस प्रेजेंट होगा तो उस केस में अगर उसका इमेज I में बन रहा है, यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट होगा तो और बेंड होगा रे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस में I में इसका इमेज बन रहा है। तो इस केस में इंसिडेंट रे जो ग्लास के अंदर है, लेंस के अंदर है, ये इंसिडेंट रे है। इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो I1 पे मीट करता है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो I1 से पास हो रहा है, ये मान के चलेंगे। तो इसको सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट लेंगे, किसको, I1 को। I1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड केस एंड I इज द पोजिशन फॉर इमेज। तो ये जो I1 का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से V1, इसको हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। इसी को मैंने लिखा है U इज इक्वल टू V1। और इसका फाइनल इमेज को हमने V लिया है तो इसको हम V लेंगे। और सेकेंड थिंग हमने बताया कि ग्लास टू एयर जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एयर टू ग्लास के रेसिप्रोकल होगा। मतलब ग्लास टू एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1/म्यू होगा। तो इस फार्मूला में, ये जो मेन फार्मूला है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसमें हमको ये जो चेंजेस है ये हमको करने हैं। तो म्यू के प्लेस में हम 1/म्यू लिए, वी का तो वी रहेगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को V1 और म्यू का 1/म्यू, और नीचे में R जो है उसको हम R2 ले लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को अगर हम म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू/म्यू मीन्स 1 हो गया, 1/v माइनस यहाँ पे म्यू का मल्टीप्लाई होगा तो म्यू/v1 इज इक्वल टू, यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस म्यू/R2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में म्यू/v1 माइनस 1/u, म्यू/v1 माइनस 1/u प्लस इक्वेशन सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड है 1/v माइनस म्यू/v1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू/r2। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यू/v1 प्लस में और माइनस में कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस 1/u प्लस 1/v है, उसको हम ऐसा लिख दें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। इसको 1 माइनस म्यू को अगर हम म्यू माइनस 1 करना चाहें तो यहाँ पे निगेटिव साइन बाहर निकालेंगे, तब ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/r2। तो इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 को हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। वी नो दैट लेंस फार्मूला हम लोग ने 9th-10th क्लास में भी किया हुआ है। लेंस फार्मूला फॉर एनी लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो इससे अगर हम कंपेयर करें 3 और 4 को,
तो हमको क्या मिल जाता है 1/f, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1/f आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला हमको मिल जाता है। इस फार्मूला को ही हम बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो इस तरह से हम कोई भी लेंस को किस फोकल लेंथ का हमको बनाना है वो डिपेंड करता है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज़ करके हम लोग कोई भी डिफरेंट जो भी लेंथ के फोकल लेंथ के हम लेंस बना सकते हैं। ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी इसको पूछे जाते हैं, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी हम आगे कराएंगे। इसके पहले हम इनके जो डिपेंडेंस है उसके बारे में डिस्कस करें। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट इसमें किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ, ये हम समझें। जैसे फर्स्ट है मटेरियल ऑफ लेंस। तो ग्लास जो होता है डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, जैसे कि मेनली 2 टाइप के ग्लास यूज़ करते हैं। एक तो क्राउन ग्लास होता है और सेकंड होता है फ्लिंट ग्लास। ये उसके मटेरियल्स हैं दोनों ग्लास। तो दोनों के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन क्राउन ग्लास होता है। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो मैं म्यू एफ ले लूँ, दिस इज़ ग्रेटर देन क्राउन ग्लास, ठीक है। ये हमको याद रखना है। अब इस फार्मूला को अगर देखें, लेंस मेकर फार्मूला को, तो अगर म्यू का वैल्यू इंक्रीज होगा तो उसका फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा उसका फोकल लेंथ स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन क्राउन ग्लास है। इसका मतलब इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा फ्लिंट ग्लास के लिए वो लेस देन होगा क्राउन ग्लास के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास लेंस is less than focal length of crown glass lens, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट डिपेंडेंस है कि उसके मटेरियल पे किस तरह से फोकल लेंथ डिपेंड करता है। सेकंड है कलर्स। डिफरेंट कलर के लिए भी फोकल लेंथ डिफरेंट होता है। तो कलर ऑफ लाइट, तो कलर ऑफ लाइट में जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई भी रे पास होती है किसी प्रिज्म से तो सबसे बॉटम में वायलेट कलर होता है और सबसे टॉप में रेड कलर होता है। तो वायलेट कलर और रेड कलर के बीच में सारे कलर्स होते हैं। तो वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर होता है सारे से। वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्रेटर देन रेड कलर। हम दोनों बाउंड्री के कलर को ले लिए हैं सीधा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि फोकल लेंथ जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होता है। तो देयरफॉर फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर इज लेस देन हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर। जस्ट इसके अपोजिट होगा क्योंकि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर सबसे ग्रेटर होता है, या वेव लेंथ के टर्म में भी समझ सकते हैं। वेव लेंथ भी इसका सबसे स्मॉलर होता है वायलेट कलर का, जस्ट अपोजिट है। वेव लेंथ मतलब लैम्डा वी इज लेस देन लैम्डा आर। रेड कलर का वेव लेंथ सबसे ग्रेटर होता है और जितना ज़्यादा वेव लेंथ होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही इंक्रीज होगा। तो रेड कलर का फोकल लेंथ सबसे ग्रेटर होता है और सबसे स्मॉलर होता है वायलेट कलर का। और इसके बीच में जितने भी कलर्स होते हैं विबग्योर में उन सब का इसी के अकॉर्डिंग
फोकल लेंथ चेंज होता रहता है। तो ये तो हमने बताया कलर ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है जो कि डिपेंडेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मीडिया या मीडियम। मीडिया ऑफ बोथ द साइड ऑफ द लेंस, साइड ऑफ द लेंस। अलग अलग मीडियम में, जैसे कि एयर मीडियम में या कोई भी लिक्विड है उसके मीडियम में या ग्लास का मीडियम में, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो उस मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ये हमको समझना है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई भी लाइट रे एयर मीडियम में पास हो रही है, तो एयर मीडियम में कोई लेंस रखा हुआ है तो उसके लिए फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो उसका फोकल लेंथ जो लेंस में अगर फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, अगर एयर मीडियम में है ये लेंस तो 1/f, एयर मीडियम के फोकल लेंथ को FA ले लें, इज इक्वल टू, यहाँ से रे एयर टू ग्लास जा रही है तो फार्मूला में μ-1 है, वहाँ पे हम लिखेंगे AμG, एयर टू ग्लास -1 इन ब्रैकेट 1/R1 - 1/R2। ये एयर मीडियम के लिए हो गया। अगर मान लो यही लेंस को हम अगर कोई भी लिक्विड में इमर्ज कर दें, सपोज़ ये एक टब है या कोई स्विमिंग पूल है और यहाँ पे हमको इसके अंदर में, एक मिनट, यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई भी एक टब है और इसी को हम इसके अंदर इमर्ज कर देते हैं। इस लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, वाटर हो सकता है या कोई अनदर लिक्विड हो सकता है, यहाँ पे अगर हम इसको इमर्ज कर देते हैं तब इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा। तो लिक्विड के लिए हम ले लें FL। अब यहाँ पे एयर टू ग्लास गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिक्विड है, लिक्विड के बाद लेंस में जा रहा है ग्लास में, तो लिक्विड टू ग्लास मतलब Lμg -1 हो जाएगा ये लिक्विड टू ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगा 1/R1 - 1/R2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड 1 और 2, तो क्या मिलता है रिजल्ट, इससे हम देखें 1/FA अपॉन 1/FL इज इक्वल टू AμG -1 1/R1 - 1/R2 होल अपॉन LμG -1 1/R1 - 1/R2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 1/FL को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है, आप लोगों को पता है ये चीज़। तो FL/FA इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट आया AμG -1 अपॉन LμG -1। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि LμG, यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग और जानते हैं, जैसे कोई भी लाइट रे एयर से लिक्विड में गया, फिर लिक्विड से ग्लास में गया, तो उसका जो फाइनल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर टू ग्लास हो जाता है। ठीक है, रिलेशन आप लोग ने किया हुआ है। तो Lμg का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो Lμg इज इक्वल टू AμL को ट्रांसफ़र कर दें, AμG अपॉन AμL। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये बन जाता है FL/FA इज इक्वल टू AμG -1 होल अपॉन Lμg के प्लेस में हम पुट कर दें AμG अपॉन AμL -1। ये ले सकते हैं हम, या इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं FL/FA इज इक्वल टू AμG -1। इन दोनों का LCM ले लेंगे तो आ जाएगा AμL AμG -AμL। इसको हम ऊपर ले लें तो ये हो जाएगा FL/FA इज इक्वल टू AμL को ऊपर हम न्यूमरेटर में भेज देंगे
तो ये आ जाता है ए म्यू जी माइनस 1 होल अपान ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। हम इस फॉर्म में भी इसको या तो इस फॉर्म में लेके डिस्क्राइब कर सकते हैं या इस फॉर्म में, जो हमको इजी लगे। अब यहाँ पे हमको समझना है, देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, हम सबको पता है 1.5 होता है। लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, और ग्लास और लिक्विड में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इन सब कंडीशंस को अगर हम कंसीडर करें इक्वेशन 3 में या 4 में, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, एफ एल अपान एफ ए का जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इससे का कम है। सपोज जैसे इसका 1.5 है और ए म्यू एल का 1.3 है, तो कितना आंसर आया, 0.2 आया नीचे में, अपॉन के नीचे में आया 0.2, यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे ए म्यू जी का 1.5, इसमें 1 को माइनस करेंगे तो 0.5 आया, और ए म्यू एल का 1.3 को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6.65, तो यहाँ पे 0.65। तो न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, हमेशा न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। तो ऐसे नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा। जब भी न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। इट मीन्स एफ एल अपान एफ ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो एफ ए को अगर हम ट्रांसफ़र कर दें तो एफ एल ग्रेटर देन एफ ए। तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकलता है कि कोई भी लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्रेटर ही होगा, तो उसमें अगर हम कोई भी लेंस को इमर्स करते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, इन द लिक्विड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस। तो एग्जाम में यही चीज़ को डिफरेंट वे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव करो कि कोई भी लेंस को अगर लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है ना। या बोल देगा कि वाई, क्यों इंक्रीज होता है ना। या क्वेश्चन बोलेगा कि लेंस का लिक्विड में फोकल लेंथ का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस तरह से मतलब डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सभी का आंसर यही है जो हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कोई भी लेंस को जब हम किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। अब इसी के अंदर में डिफरेंट केसेस हैं। जैसे हम केस 1 ले लें। इस केस में हम ये ले लेते हैं कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के जो ग्लास है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेस देन है, मतलब ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिक्विड जिस लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं वो लेस देन है और ग्लास का ग्रेटर देन है। तो इस केस में क्या होगा, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचें हम कि ए म्यू एल लेस है ए म्यू जी से, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर स्मॉल है और न्यूमरेटर ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये वाला पार्ट। और ये -1 करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, और ऊपर में ए म्यू जी है -1 है तो 1 से तो ग्रेटर होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एल अपान एफ ए का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होना ये इंडिकेट करता है कि कोई भी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्मॉल है, लेस है, तो उसके बिहेव में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन बिहेव मीन्स ये है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसको अगर हम इमर्स करते हैं तो इस लिक्विड के अंदर में भी ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये मान लो कॉन्केव लेंस है तो ऐसे लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसका बिहेव भी सेम रहेगा, कॉन्केव लेंस के जैसे ही बिहेव करेगा। इसको बोलते हैं नो चेंज इन बिहेव, मतलब द नेचर ऑफ लेंस विल रिमेन सेम।
रिमेन सेम, मतलब उसका बिहेव, उसका नेचर सेम रहेगा। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स जैसे बिहेव करेगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव के जैसे। अब सेकंड केस जस्ट अपोजिट इसका ले लें, केस 2। अगर ए म्यू एल ग्रेटर देन है ए म्यू जी से, मतलब जिस लिक्विड में उसको इमर्स कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, तो यहाँ पर रिजल्ट जस्ट अपोजिट मिलेगा एफ एल अपान एफ ए का। तो जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 में बताया था कि यहाँ पे अगर मान लो ए म्यू एल का वैल्यू ग्रेटर हो गया और ए म्यू जी का स्मॉलर हो गया, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा है, कम है, ग्रेटर नंबर से डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर को तो लेस देन आता है, वैल्यू 1 से लेस आता है ना। और 1 से लेस आएगा, उसको में 1 को माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, और ऊपर में पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो इक्वेशन 3 से हम इसको सोचें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0, इट मीन्स निगेटिव। और निगेटिव आने का मतलब ये होता है कि उसका नेचर जो हो वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे लेंस को, ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, तो इसको अगर हम इमर्स करें, अगर कॉन्वेक्स को इमर्स कर रहे हैं तो एक कॉन्केव के जैसे बिहेव करेगा, अगर कॉन्केव को इमर्स करेंगे तो कॉन्वेक्स के जैसे बिहेव करेगा। तो इसका रिजल्ट यही निकलता है कि द नेचर ऑफ द लेंस विल, नेचर ऑफ लेंस विल चेंज। ओके, तो इस तरह से इसका हमको रिजल्ट मिलता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर में एयर बबल है, तो एयर बबल किस तरह से बिहेव करेगा, है ना। तो ये हमको इसका आंसर बताना होगा। तो कॉन्केव शेप में होता है एयर बबल, कैसे कॉन्केव, जैसे इसका ये कॉन्वेक्स में होता है, ये बाहर में अगर एयर में है बबल तो इसका जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। इसको जब हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके अंदर में एयर है, एयर से तो ज़्यादा होगा, इस समय क्या होगा, ये कॉन्वेक्स से क्या हो जाएगा, कॉन्केव के जैसे बिहेव करेगा। एयर में ये कॉन्वेक्स है, लेकिन ये उस लिक्विड में, कोई भी लिक्विड है, वाटर है, कुछ भी, उसके अंदर अगर बबल है उसको हम बाहर से देखते हैं तो हमको ये कॉन्केव के जैसे दिखता है बबल, क्योंकि उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो ये और डिटेल में है, इसको आगे और समझ सकते हैं। तो अभी तो आप लोग को मैंने लेंस मेकर फार्मूला बताया और उसका डिपेंडेंस बताया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। इसी तरह से और भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।